हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौतम गौरव और आज मैं अपने YouTube चैनल पे सबसे पहला वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इनिशियली सपोर्ट किया। ये मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं और मेरे कज़न्स हैं, तो मैं उन्हें बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड करता रहूँ, ताकि जो लोग भी मुझसे जुड़े हैं उन्हें एक रेगुलर अपडेट मिलता रहे और उनका इंटरेस्ट बना रहे सब्जेक्ट को लेकर। तो चलिए इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जो आज का टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो है इलेक्ट्रोस्टैट्स। ये इलेक्ट्रोस्टैट्स जो टॉपिक है ये क्लास 12th का फर्स्ट यूनिट है, जिसमें हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैट्स क्या होता है, इसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स जो है वो एक फिजिक्स का एक ब्रांच है, जिस ब्रांच में हम चार्ज एट रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। मतलब अगर हमारा कोई चार्ज है जो कि रेस्ट पर है तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स में। सो अगर हम इस वर्ड को स्प्लिट करें, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब हो गया एट रेस्ट। तो अगर हम इसको कंबाइन करें तो हमें मिलेगा चार्ज एट रेस्ट। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग चार्ज एट रेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें बेसिकली हम लोग 3 टॉपिक्स पढ़ते हैं। जो पहला टॉपिक है हमारा यहाँ पे वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको हम लोग कोलम्बियन फोर्स भी कहते हैं। दूसरा जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और तीसरा टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बेसिकली ये दो जो टॉपिक्स है ये पूरा का पूरा हमें एनसीईआरटी चैप्टर 1 में मिल जाता है। और ये जो टॉपिक है इसके साथ कुछ और टॉपिक्स जुड़े रहते हैं, कैपेसिटेंस का पोर्शन कुछ जुड़ा रहता है, और ये हमें मिलता है चैप्टर 2 ऑफ एनसीईआरटी में। बट हम इसको यहाँ पर एज अ वन टॉपिक पढ़ेंगे, एज अ वन यूनिट पढ़ेंगे। और क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें चार्ज एट रेस्ट से रिलेटेड हैं, इसलिए हम इसको एज अ वन यूनिट पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस के बारे में। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं चार्ज को। चार्ज क्या होता है? तो चार्ज जो होता है हमारे पास, चार्ज इज़ बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो भाई ये डेफिनेशन तो कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया। हम अभी इतने कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, इसको हम बाद में समझेंगे। पहले हम इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ लेते हैं। चार्ज जो है हमें पता है कि 2 तरीके का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं प्लस के साइन से, और नेगेटिव चार्ज को डिनोट करते हैं माइनस के साइन से। अब ये तो सभी को पता है, लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, दोनों ही चार्ज के लिए सिर्फ एक चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है, और वो है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र ही रिस्पॉन्सिबल है क्रिएटिंग अ पॉजिटिव चार्ज और क्रिएटिंग अ नेगेटिव चार्ज। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी बॉडी पे अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रही है तो दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर अगर नेगेटिव चार्ज भी डेवलप हो रही है दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर बात यह आती है कि चार्ज जो है वो हमने 2 चीज़ों के बारे में सुना है कि 2 चीज़ों के पास चार्ज होता है। हमने देखा है कि प्रोटॉन, इनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन जो है इनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये क्यों नहीं रोल प्ले करते अपना चार्ज को डेवलप करने के लिए, और सिर्फ यही क्यों रिस्पॉन्सिबल होता है हर जगह चार्ज को डेवलप करने के लिए?
देखिए प्रोटॉन्स जो है ये रोल क्यों प्ले नहीं करता, हालांकि जनरली ये रोल प्ले नहीं करता, बट ऐसा नहीं है कि इससे हम चार्ज डेवलप नहीं कर सकते या इस चार्ज को हम लोग स्टडी नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। इसको भी कर सकते हैं, बट इसको करने के लिए बहुत ही अलग तरह की कंडीशंस हमें चाहिए होती हैं। जनरली और मोस्ट कॉमनली जो हम चार्ज को क्रिएट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से ही क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जनरल केस है हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि जनरली जो है हमारा चार्ज सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही क्यों डेवलप होता है। तो हमें पता है कि हमारे यूनिवर्स में सारी की सारी चीज़ें मैटर से बनी हैं, और बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर से नहीं बनी। कुछ एंटी मैटर्स भी होते हैं, लेकिन वो सब बहुत डिटेल्स में अब नहीं जाएंगे। बेसिकली हम अभी इतना मान लेते हैं कि हमारी यूनिवर्स में हर चीज़ें मैटर से बनी है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं बचपन में। अब मैटर का जो अल्टीमेट पार्टिकल होता है वो होता है एटम। मॉलिक्यूल से भी मैटर बनता है, लेकिन मॉलिक्यूल को भी अगर हम स्प्लिट करेंगे तो बाद में हमें अल्टीमेटली एटम ही मिलेगा। तो अल्टीमेट पार्टिकल हम लोग मान लेते हैं एटम को। अब अगर हम एटम को देखें तो एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, बहुत ही छोटा सा सेक्शन होता है उसका, उसके बिल्कुल कोर में होता है, और उसके चारों तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि शेल्स में उसके अराउंड चक्कर लगा रहे होते हैं इस तरह से। ये शेप मैंने 2D में बनाया है, लेकिन 3 डायमेंशनल शेप होता है, ये बिल्कुल स्फेरिकल शेप होता है। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ये होता है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन वही जिसके पास पॉजिटिव चार्ज था हमारे पास, और न्यूट्रॉन्स जो है ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। और अगर हम बात करें इसके बाहर शेल्स में जो चक्कर लगा रहा है, दे आर इलेक्ट्रॉन्स, और इन इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर हम इस एटम को देखें तो इस एटम में इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हमारे लिए बहुत ईजी है, इसको हम ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, इसको हम ईजिली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें प्रोटॉन्स की या पॉजिटिव चार्ज की, तो वो इसके न्यूक्लियस में छुपा बैठा होता है, और इसको निकालने के लिए हमें ट्रिमेंडस अमाउंट में एनर्जी देनी होती है, और इस प्रोसेस में ट्रिमेंडस अमाउंट में एनर्जी निकलती भी है। तो दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल प्रोसेस, ये बहुत कंडीशनल प्रोसेस होता है। तो अभी बेसिकली हम लोग अपने जनरल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ, आपकी बुक में भी होगा और आप इसको अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम ग्लास को सिल्क के ऊपर रब करें तो ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ये भी ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है। कैसे होता है इसको भी देखेंगे आगे। और एक और एग्जांपल है प्लास्टिक का और ऊल का। अगर हम प्लास्टिक को ऊल पे रब करें तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और ऊल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं हम इस चार्ज को डेवलप कैसे कर सकते हैं। तो नाउ डेवलपिंग अ चार्ज, हम इस चार्ज को डेवलप कैसे कर सकते हैं। तो चार्ज को डेवलप करने से पहले हम जान लेते हैं कि न्यूट्रल बॉडी क्या होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यूट्रल बॉडी के पास कितना चार्ज है, तो आप सीधा कह देंगे कि न्यूट्रल बॉडी के पास कोई चार्ज नहीं है, इसलिए हम इसे न्यूट्रल कहते हैं। ऐसा नहीं है, न्यूट्रल बॉडी के पास भी चार्ज होता है, उसके पास इक्वल नंबर में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, जिसकी वजह से उसका ओवरऑल चार्ज 0 हो जाता है। इस न्यूट्रल बॉडी का ओवरऑल चार्ज, या फिर हम कह सकते हैं कि नेट चार्ज जो है वो होता है 0 के बराबर। मीन्स इट डोंट हैव एनी नेट चार्ज, मतलब इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस आर देयर। जैसे कि एक न्यूट्रल एटम में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो इसलिए हम उसे न्यूट्रल एटम कहते हैं। लेकिन एटम के पास चार्जेस तो है, तो उसी तरह से न्यूट्रल बॉडी के पास भी चार्ज होता है, लेकिन वो इक्वल अमाउंट में होता है। अब देख लेते हैं कि हम चार्ज को डेवलप कैसे कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास 2 बॉडीज़ हैं, दोनों ही न्यूट्रल बॉडीज़ हैं, बॉडी ए और बॉडी बी। ये 2 बॉडीज़ हैं, दोनों ही न्यूट्रल हैं। तो अगर ये दोनों ही न्यूट्रल बॉडीज़ हैं तो मान लेते हैं इनिशियली कि इस ए के पास नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है 100 और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी कितना है 100। दैट्स वाई ओवरऑल चार्ज कितना हो गया इसके पास 0। तो हम कह सकते हैं बॉडी कैसी है, न्यूट्रल।
और अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हम मान लेते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है 100 और नेगेटिव चार्ज भी हमारे पास है 100, सो ओवरऑल चार्ज इज 0। अब अगर हम यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल करके बी में ट्रांसफ़र कर दें, मान लेते हैं हमने यहाँ से 15 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए और उसको हमने बी में ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब अगर हम इस बॉडी को देखें तो इस बॉडी के पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो उतना ही है, क्योंकि हमने पॉजिटिव चार्ज से तो छेड़खानी की नहीं, हमने तो सिर्फ नेगेटिव चार्ज से छेड़खानी की, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को अगर हमने यहाँ से 15 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया तो यहाँ पर अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए? सिर्फ और सिर्फ 85। तो अगर हम इसको देखें तो पॉजिटिव चार्ज 100, नेगेटिव चार्ज 85, तो टोटल चार्ज कितना बचेगा इसके पास? प्लस 15 ई का, क्योंकि ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब भाई 15 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो 15 इलेक्ट्रॉन के चार्जेस यहाँ पर कम हो गए। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमने 15 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया। अब इस एडिशन से क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज तो उतने का उतना ही है, इसका कोई रोल यहाँ पर नहीं है, लेकिन हम नेगेटिव चार्ज को देखें तो ये हो जाएगा 115। तो नेट चार्ज कितना हो गया? 100 पॉजिटिव चार्ज और 115 नेगेटिव चार्ज, तो नेट आ गया -15 ई का चार्ज इसके ऊपर। तो ये बॉडी हो गई हमारी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और ये हो गई नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ये पॉजिटिव चार्ज हो चाहे ये नेगेटिव चार्ज हो, ये दोनों ही चार्जेस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर डेवलप हुए। तो अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन को। अब भाई ये इलेक्ट्रॉन चार्ज के डेवलपमेंट में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो इसको भी ज़रा पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या है ये। इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। अब हमें पता है कि एटम के अंदर 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उन 3 में से ही एक है इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, काफ़ी ऑब्जर्वेशंस किए गए हैं इसके ऊपर, बट उन सभी को यहाँ पर डिस्कस हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड होगा और हमारे काम आएगा इस चैप्टर में। तो देख लेते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बेसिकली डिनोट करते हैं ई से, या फिर ई नेगेटिव से, या फिर -ई से। अब अगर हम इसके चार्ज की बात करें तो इसका चार्ज होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसलिए -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम इसके मास की बात करें तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 × 10⁻31 kg। अब ये जो मास है इसका, दिस इज द स्मॉलेस्ट मास दैट कैन बी मेजर। हम लोगों ने 11th क्लास में एक टेबल पढ़ा था, रेंज ऑफ मास। वहाँ पर हमने देखा था कि हम सबसे छोटा मास जो मेज़र कर सकते हैं दैट इज़ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इससे छोटा मास हम लोग मेज़र नहीं कर सकते, या हमने अभी तक मेज़र नहीं किया, और हम अभी तक जो स्टडी कर रहे हैं उसमें हम इलेक्ट्रॉन के मास को सबसे छोटा मास का यूनिट मान रहे हैं। इससे छोटी यूनिट ऑफ मास हम नहीं कंसिडर कर सकते, नहीं स्टडी कर सकते। तो ये तो हो गई इसके मास की बात। अब आते हैं इसके चार्ज के ऊपर। तो यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज़ -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको भी हम लोग स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज कहते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, या फिर इसको हम लोग एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं। अब ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज से क्या मतलब है, इसको समझ लेते हैं। जैसे कि कोई बड़ी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को बनाने में हमने जो स्मॉलेस्ट यूनिट यूज़ किया है दैट इज़ अ ब्रिक। हम ब्रिक को जोड़ करके ही उस बिल्डिंग को खड़ा करते हैं। ऐसे ही अगर कहीं पर कोई चार्ज डेवलप होता है तो उस चार्ज का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कोई भी चार्ज डेवलप हुआ तो दैट इज़ ड्यू टू ओनली इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन अगर इकट्ठे होकर के उस चार्ज को बिल्डअप कर रहे हैं तो उस चार्ज का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा दैट इज़ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए हम लोग इसको स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज कहते हैं या फिर एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। तो चार्ज की हमें 3 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर पढ़नी है। पहली है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, दूसरी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज,
और तीसरी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एडिटिविटी ऑफ चार्ज की, तो ये बहुत ही सिंपल है। हमने एक्चुअली इन तीनों ही प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रखा है। अभी बस मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कौन सी प्रॉपर्टी हमने कहाँ पढ़ी थी और उसका मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें एडिटिविटी ऑफ चार्ज की, तो इसका मतलब है कि मान लेते हैं कोई बॉडी है हमारे पास, जिस बॉडी के पास ऑलरेडी +10 कूलम का चार्ज था। अब इस बॉडी में हमने बाहर से -5 कूलम का चार्ज डाल दिया, तो बॉडी के पास पहले कितना चार्ज था? +10 कूलम का, और हमने बाहर से कितना चार्ज डाल दिया? -5 कूलम का। तो अब बॉडी का जो नेट चार्ज होगा दैट विल बी सम ऑफ दीज टू चार्जेस, सो नेट चार्ज विल बी इक्वल टू +5 कूलम। तो बेसिकली हमने यहाँ पर नेट चार्ज निकालने के लिए इसके इनिशियल चार्ज को और नया चार्ज जो हमने इसको डाला है उन दोनों को ऐड कर देते हैं, और ये एडिशन बिल्कुल एल्जेब्रिक वे से होता है, बिल्कुल एल्जेब्रिक एडिशन जैसे हम एल्जीब्रा में करते हैं उसी तरह से इनको हम ऐड कर देते हैं, तो हमें इसका नेट चार्ज मिल जाता है। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। अब हम लोग बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अभी हमने देखा था कि अगर कहीं पर भी कोई चार्ज डेवलप हुआ है, मान लेते हैं Q, तो ये डेवलप हुआ होगा ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए होंगे वो किसी नंबर में हुए होंगे, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हम 2.5 इलेक्ट्रॉन को कहीं किसी बॉडी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग। हम नहीं कर सकते, हम इलेक्ट्रॉन को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हमेशा होल नंबर में होगा। तो कहीं पर भी कोई चार्ज अगर डेवलप हुआ है तो उसके लिए होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल है। तो कहीं पर भी जो चार्ज डेवलप हुआ Q, दैट मस्ट बी इक्वल टू NE। यहाँ पर ये जो N है, दिस N इज अ होल नंबर, सो दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब बात करते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। तो कंजर्वेशन वर्ड हमने बहुत पहले भी पढ़ा है, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है आपने, उसी का दूसरा फॉर्म होता है कंजर्वेशन ऑफ मास। तो उसी तरह से यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी होता है। अभी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम में हमारे पास दो बॉडीज हैं, A और B। अब जैसा हमने एक एग्जांपल लिया था अभी थोड़ी देर पहले, A के पास पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं कि 100 है और नेगेटिव चार्ज भी मान लेते हैं 100 है, और B के पास भी पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं 100 है और नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं 100 है। तो अगर हम इस सिस्टम को देखें एज अ होल, तो सिस्टम के पास जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो होगा 200, 100 इसका और 100 इसका। अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज की, तो इसके पास जो नेगेटिव चार्ज होगा वो भी होगा 200, 100 इसका और 100 इसका। तो अगर हम इस A से कुछ 50 इलेक्ट्रॉन्स निकाल करके B में डाल दें, तो भाई A का चार्ज तो चेंज हो गया, B का चार्ज भी चेंज हो गया, लेकिन सिस्टम का चार्ज अभी भी 200 ही होगा। तो इसका मतलब है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज हैं चार्ज के, जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ जाता है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग कह सकते हैं आप इसको, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट पे, जो कि है गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। इसको हम लोग समझेंगे और इसका जो कंक्लूजन होगा वो हमें ये बताएगा कि लाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपल करता है। अब हमें ये पता है कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपल करता है और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। जैसे कि 2 पॉजिटिव चार्ज अगर है तो एक दूसरे को रिपल करेगा, और अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। 2 नेगेटिव चार्ज भी ऐसे एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो यहाँ पर रिपल्शन बिटवीन 2 लाइक चार्जेस को प्रूव किया था हम लोगों ने सबसे पहले गोल्ड लीफ के एक्सपेरिमेंट से। अब यहाँ पर गोल्ड लीफ का मतलब क्या है? देखिए, गोल्ड एक ऐसा एलिमेंट है हमारे पास जो कि मोस्ट डक्टाइल है। अब मोस्ट डक्टाइल होने का मतलब है कि हम इससे सबसे थिन शीट बना सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर गोल्ड का लीफ लिया गया, जिससे हमने एक बहुत ही थिन स्ट्रिप बनाई
रेक्टेंगुलर स्ट्रिप इस तरह की। इस स्ट्रिप को हमने बीच में से फोल्ड कर दिया। जब इस स्ट्रिप को बीच में से फोल्ड करेंगे हम लोग तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरह का। तो इस तरह का हमारा ये गोल्ड का लीफ है। अब इस लीफ को हमने क्या किया, हमने एक ग्लास का जार लिया, जिस जार से हमने सारा का सारा एयर बाहर निकाल दिया है। तो बेसिकली इस जार के अंदर कुछ भी नहीं है, एक तरह से वैक्यूम है। परफेक्टली वैक्यूम नहीं है बट फिर भी वैक्यूम हम कह सकते हैं इसको। और यहाँ पर हमारा एक गोल्ड का स्ट्रिप है और ये जो पोर्शन है ये आपके गोल्ड का स्ट्रिप है। और यहाँ पर जो ये दिख रहा है आपको वायर जैसा, दिस इज अ कंडक्टिंग वायर। और यहाँ पर हमारा एक मेटेलिक स्फीयर है जो कि कंडक्टिंग स्फीयर है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम किसी भी तरह से इस मेटेलिक स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज डाल देते हैं। जैसे हमने इस मेटेलिक स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज डाला, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से कंडक्ट होकर के पूरे के पूरे वायर में आ जाएगा और वायर के साथ साथ ये इस पूरे के पूरे स्ट्रिप में आ जाएगा, गोल्ड के लीफ में आ जाएगा। तो अब ये गोल्ड की स्ट्रिप में जैसे ही नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पोर्शन में भी और इस पोर्शन में भी, तो ये दोनों ही नेगेटिव चार्जेस, दोनों ही पोर्शन के नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो रिपल करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। पहले ये ऐसे था और अब ये रिपेल होकर के थोड़ा और खुल गया। तो इससे हमें ये पता चला कि हमने नेगेटिव चार्ज डाला था इस स्फीयर के ऊपर, जो कि इसके हाफ पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, जिनके बीच में रिपल्शन होने की वजह से ये एक दूसरे से दूर चले गए थे। सो इससे हमें कंक्लूजन ये मिलता है कि लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। और हमें यह भी पता है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसका भी एग्जांपल हमने देखा हुआ है। जैसे कभी कभी हम ड्राई वेदर में जब अपने ड्राई हेयर को कॉम्ब कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमारा हेयर कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होता है। कभी कभी उसी कॉम्ब को अगर हम अपने कॉपी के पेज के ऊपर लेके जाएं तो हमारा पेज भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो दोज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। अब जब हम अपने हेयर को कॉम्ब करते हैं तो हमारे हेयर से फ्रिक्शन होता है उस कॉम्ब का, जिसकी वजह से कुछ चार्ज की शिफ्टिंग हो जाती है। तो कॉम्ब और हेयर के ऊपर ऑपोजिट चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से उन दोनों के बीच अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। तो यहाँ से हमें ये कंक्लूड करने को मिलता है कि अनलाइक चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये था गोल्ड लीफ का एक्सपेरिमेंट, जहाँ पर हमने इसको प्रूफ किया कि अगर हम वैक्यूम में गोल्ड के लीफ को रखें और उसके ऊपर हम अगर चार्ज डाल दें किसी भी तरह से तो वो एक दूसरे से दूर हो जाता है। अब यहाँ पर हमने एयर इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर जो एयर है वो हमारे चार्ज को रिड्यूस कर सकता है या अफेक्ट कर सकता है और इस गोल्ड लीफ को फैलने से भी रोक सकता है। इसलिए हमने इसको परफेक्टली वैक्यूम तो नहीं बट नियरली वैक्यूम रखा। और यहाँ पर हमारे पास एक मेटलिक स्फीयर था जिसका काम था कि यहाँ से चार्ज को लेना और उसको कंडक्ट कर देना गोल्ड के लीफ के ऊपर। सो दिस वाज द गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। अब इसके बाद एक हम लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब चार्ज हम किसी बॉडी को कैसे कर सकते हैं? तो वी हैव अ मेथड टू चार्ज अ बॉडी, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब यहाँ पे इंडक्शन जो वर्ड है इसका मतलब है कि बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के कहीं पर कुछ डेवलप कर देना। विदाउट हैविंग एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट इफ वी डेवलप समथिंग तो हम उसको इंडक्शन बोलते हैं। जैसे कि इंडक्शन कुकर होता है, वहाँ पर भी हम हीट डेवलप करते हैं, तो वो भी विद द हेल्प ऑफ एडी करंट होता है। वो कैसे होता है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, खैर बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में। तो पहले देख लेते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है। यहाँ पर हमारे पास एक मेटेलिक स्फीयर है, ये हमारा एक नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग स्टैंड है। ये हमारा ग्राउंड है। तो अब मेटलिक स्फीयर कंडक्टिंग होता है, हम सभी को पता है।
अब अगर हम इस मेटेलिक स्फीयर के पास एक ग्लास के रॉड को लेकर आते हैं जो मान लेते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज है, एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास का रॉड हम लेकर आते हैं इस कंडक्टिंग स्फीयर के पास, तो अब ये कंडक्टिंग स्फीयर जो था, ये जो मेटेलिक स्फीयर था, ये पहले न्यूट्रल था। न्यूट्रल होने का मतलब है कि इसके पास नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों सेम थे। तो अब क्योंकि पहले न्यूट्रल है, इसके पास पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, नेगेटिव चार्जेस भी हैं, बट दोनों सेम अमाउंट में हैं, तो अगर हम इस पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को इसके पास लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा कि इस मेटेलिक स्फीयर के अंदर जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं, मतलब सारे तो नहीं बट मोस्ट ऑफ द नेगेटिव चार्जेस जो कि बाहर हैं सरफेस के ऊपर, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा इस तरफ, और साथ साथ ये यहाँ के पॉजिटिव चार्ज को रिपेल भी करेगा। तो बेसिकली जितना नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप हुआ उतना ही पॉजिटिव चार्ज दूसरे एंड पे डेवलप हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है, these are getting attracted by this positive charge of the glass rod and these are getting repelled and these charges are getting repelled. अब although there is an attraction between these two charges but ये बहुत कम है as compared to repulsion of these positive charges due to glass rod, इसलिए ये सारे पॉजिटिव चार्ज दूसरे एंड पे इकट्ठे हो गए और ये सारे नेगेटिव चार्ज इस एंड पे इकट्ठे हो गए। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, ये हमारा था यहाँ पर नेगेटिव चार्ज सारा इकट्ठा हुआ था, यहाँ पर हमारे पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे हुए थे और ये ग्लास रॉड भी हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला था। अब यहाँ पर क्या होगा, हमने यहाँ पर इस सरफेस को इस सरफेस के इस पोर्शन को ग्राउंड से जोड़ दिया। अब ग्राउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इट इज ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट द चार्ज। ग्राउंड इज ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट द चार्ज। तो ग्राउंड, अब जैसे देखा होगा हमने कि कई बार लाइटनिंग भी होती है तो वो भी सीधा सीधा ग्राउंड में जाता है। हमने ये भी देखा है कि कई सारे बिल्डिंग्स में, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती है, उसमें ग्राउंड एक मेटल की रॉड को सीधा ऊपर से लगा करके ग्राउंड तक पहुंचाया जाता है ताकि जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज हो सीधा के सीधा ग्राउंड में चला जाए। तो यहाँ पर ग्राउंड इज ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट द चार्ज। तो यहाँ पर जितने भी पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे हुए थे ये सारे के सारे फटाक से कहाँ मूव कर जाएंगे, ग्राउंड के अंदर। अब मूव तो ये भी करना चाहेंगे लेकिन इस नेगेटिव चार्ज को क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज ने होल्ड करके रखा हुआ है इसलिए दे विल नॉट बी अलाउड टू गो टुवर्ड्स द ग्राउंड, लेकिन ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड हो जाएंगे। तो इस केस में जब ये ग्राउंड हो गए फिर हम इस ग्राउंड वायर को हटा देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। डिस्कनेक्ट करने के बाद अगर हम इस ग्लास रॉड को भी हटा दें तो इस सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो देखा यहाँ पर इस ग्लास रॉड से बिना टच किए हमने इस मेटेलिक स्फीयर को नेगेटिवली चार्ज कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो आज की वीडियो में इतना ही। पार्डन मी फॉर माय बैड हैंड राइटिंग, जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाएगी मेरी, और इस वीडियो में जो भी कमी है वो आप मुझे बताएं तो मैं उसे इम्प्रूव करूँगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैं ईमेल आईडी को मेंशन कर दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में। तो थैंक यू फॉर दिस, हैव अ नाइस डे।